जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 1 फरवरी और 1 फरवरी को आपको बता दें सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके के प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, कुछ प्रश्न को नया पूछा गया है। तो चलिए सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो इससे पहले चैनल पे आना है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो देखा जा रहा है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर पूछा गया था। ठीक है, अब तक आपका साक्षरता दर, भारत का साक्षरता दर, सबसे निम्न साक्षरता दर, इसके अलावा सबसे ज्यादा आप पूछा गया था सबसे कम महिला का साक्षरता दर। ठीक है, तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है, आपका 92.07% है। महिला का भी आपका केरल ही ज्यादा है और ओवरऑल भी आपका केरल का ही ज्यादा है। लेकिन बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, कितना है 51.50%। ठीक है, तो सबसे कम आपका बिहार का राइट आंसर हो जाएगा। अब बिहार का सबसे न्यूनतम भी आपका बिहार का ही है ओवरऑल में भी। ठीक है, ओवरऑल में केरल भी सबसे ज्यादा है, महिला में न्यूनतम भी बिहार ही सबसे कम है। ठीक है, लेकिन महिला में बात करें तो महिला में आपका बिहार और केरल सबसे ज्यादा। इसके अलावा लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप पुरुष साक्षरता दर में पहली रैंक लगता है, जबकि बिहार ने सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की है। तो पुरुष साक्षरता दर में आपका लक्षद्वीप सही आंसर हो जाएगा, केंद्रशासित प्रदेश प्लस राज्यों में। लेकिन जब आपका बात आएगा सबसे निम्न का तो आपका बिहार इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का। इसके अलावा भारत का जो साक्षरता दर है वो आपका 74.04% है। ठीक है, कितना है 74.04% भारत का साक्षरता दर है। ठीक है, सबसे ज्यादा केरल का है, सबसे कम आपका बिहार का है, इसके बाद सबसे कम में आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसके बाद बात करें लिंगानुपात का, तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा आपका किस राज्य का है, तो आपका केरल का ही लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात आपका किसका है, तो हरियाणा का है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके बन चुके हैं शिफ्टों में। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का है। इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं 2011 की जनगणना से, तो आपका यह आपका आजादी के बाद आपका 7वां जनगणना था, लेकिन जब 1872 में पहली जनगणना हुआ था उस समय से आपका 15वां जनगणना था। और 2011 का जो जनगणना है अभी तक आपका 2 चरणों में हुआ था, उस समय 2 चरण में आपका हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे बन चुका है। हर 10 साल के बाद आपका जनगणना है जो कि आपका कराया जाता है। 2021 में जनगणना होना था लेकिन किसी कारणवश आपका नहीं हो चुका है। एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया था कौशल विकास योजना है जो कि किस मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट का कहना था कि आपके शायद ऑप्शन में शिक्षा मंत्रालय नहीं था। ठीक है, तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया था कि वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 3 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा ये योजना है जो कि आपका सरकार के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था कौशल भारत मिशन के रूप में। इसके अलावा इसके तहत है कि जो प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY चलाई गई है। इसके अलावा दोस्तों आपका अगर शिक्षा मंत्रालय ऑप्शन में नहीं होगा तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय होगा, तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में आपका श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं और कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्री भी हैं। तो आपका ये भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में था तो ये शायद यही आपके ऑप्शन में दिया गया था। एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया था आपका असम का जो सतरिया नृत्य है वो किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अब तक सतरिया नृत्य पूछा जाता था कि किस राज्य से संबंधित है, लेकिन आज के शिफ्ट में पूछा गया था कि किस आंदोलन से संबंधित है। तो सतरिया नृत्य की बात करें तो पहली बात तो यह असम का शास्त्रीय नृत्य है जो कि सतरिया नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। इसके अलावा बात करें तो यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णव मध मठक में हुई है। इसका श्रेय है जो कि 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है। तो आपका भक्ति आंदोलन ऑप्शन में था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा ये सतरिया जो नृत्य है आपको इसका श्रेय मैंने उत्थान का, तो इसका राइट आंसर आपका श्रीमंत शंकरदेव हो जाएगा। इसके अलावा सतरिया को संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वर्तमान में आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है जो कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, केरल का मोहिनीअट्टम और आपका कथकली है। इसके अलावा कथक दोस्तों आपका उत्तर भारत का है। इसके अलावा मणिपुर का है। इसके अलावा उड़ीसी आपका उड़ीसा का है और सतरिया आपके असम का लोक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। ठीक है, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वान भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो वान भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वान भट्ट हर्ष के दरबार के कवि थे और उन्होंने हर्षचरित को हर्षवर्धन की जीवनी के साथ लिखा था जिसमें घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया था। ठीक है, इसके अलावा उसने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा था। कौन, हर्षवर्धन जो कि वान भट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, एक क्वेश्चन देके पूछा गया था फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका जो जन्म है 17 अक्टूबर 1935 को लायलपुर में फैसलाबाद पाकिस्तान में हुआ था। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। यह उपनाम उन्होंने 1960 में पाकिस्तान में अब्दुल खालिक को हराने के बाद पाकिस्तान के जनरल आयूब खान से हासिल किया था।
उन्होंने अभी तक 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, 1956 में मेलबोर्न में और 1960 में रोम में, 1964 में टोक्यो में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर मिल्खा सिंह हो जाएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था उत्तर पूर्वी मानसून है जो कि कहाँ से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपको बता दें उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा पली होता है वो आपका तो तमिलनाडु में होता है, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून आमतौर पर सर्दियों के मानसून के रूप में जाना जाता है जो भूमि से समुद्र की ओर बहती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून ठीक इसके विपरीत होता है, जिसे गर्मियों के मानसून के रूप में जाना जाता है जो समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शायद गोलाद करके कोई ऑप्शन, गोलाद आपका ऑप्शन राइट आंसर था, लेकिन आंसर इसका कंफर्म मालूम नहीं है, और अगर आपके पास ऑप्शन इसका याद है तो आप लोग जरूर बताइएगा, शायद इसका आंसर ही बता दीजिएगा। ठीक है, एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून, एक होता है दक्षिण पूर्वी मानसून। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून दोस्तों आपको मालूम होगा जो भूमि से समुद्र की ओर बहता है उसको उत्तर पूर्वी मानसून, और आपका जो समुद्र से भूमि की ओर बहता है उसको दक्षिण पूर्वी मानसून कहा जाता है। ये उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें तो ये आमतौर पर अक्टूबर से मार्च के महीने में होता है, लेकिन हर साल ये दल बदल सकता है। इसके अलावा बात करें उत्तर पूर्वी मानसून को निवर्तनी मानसून भी कहा जाता है। ये आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में आता है, और इसका आने की जो संभावित तिथि होती है आपका अक्टूबर के आसपास होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हरित क्रांति से शुरुआत भारत में किसने किया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका इस तरह से था कि हरित क्रांति का जो संबंध है भारत में कौन से व्यक्ति से है। ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एम स्वामीनाथन, इस प्रकार करके दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका एम स्वामीनाथन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति की बात करें तो पूरे विश्व लेवल पर आपका नॉर्मन ब्लॉक ने हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति के लाने का श्रेय श्री सुब्रमण्यम को जाता है, और एम एस स्वामीनाथन एक जाने वाले वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति के लाने के लिए एस सुब्रमण्यम के साथ काम किया था, तो आपका एस सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर, स्वामीनाथन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एस जो एम स्वामीनाथन है वो आपका मूल रूप से क्या थे, तो आपका वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब भारत में हरित क्रांति की बात करेंगे तो ये आपका 1965 से 1968 में आपका शुरू हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 60 दशक में, मतलब दशक भी कभी कभी पूछता है तो 7 दशक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति कहाँ शुरू हुआ था, भारत के किस राज्यों में, तो पंजाब से। इसके बाद हरित क्रांति की बात करेंगे पूरे विश्व लेवल पर तो आपका मोरक्को से शुरू हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका अनुच्छेद 100 से कोई स्टूडेंट कह रहे थे पूछा गया था, तो अनुच्छेद 100 के बारे में बता दें कि संविधान में अन्यथा प्रदान किए गए छोड़कर किसी भी सदन की किसी भी बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के अलावा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद पूछा गया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से लगता है कि ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत राज्यों का संघ है वो कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में आपका वर्णित है कि भारत अर्थात जो इंडिया है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसके अलावा संसद विधि के द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों और जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकेगी। ये सभी जो आपका वर्णित अनुच्छेद है आपका 1 है। ठीक है, तो आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था आकर्षण का विलोम शब्द पूछा गया था, तो आकर्षण का विलोम शब्द आपका विकर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कोई देखिए आपका 12 साल के बाद कोई मेला से संबंधित प्रश्न आया था, मेला का नाम तो स्टूडेंट याद नहीं कर पाए हैं, वो पूछा गया था कौन से धर्म से संबंधित है आपका हिंदू, जैन, बौद्ध, इस प्रकार करके दिया गया था। तो अगर आपको मेला का नाम याद है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आपको बता दें कि 12 साल के बाद जो आपका हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है वो दोस्तों आपका हिंदू धर्म से संबंधित है, तो मेरे ख्याल से आपका कुंभ मेला का ही कोई आपका पटना का नाम दिया गया होगा, तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सदन चलाने के लिए कम से कम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो आपको बता दें कि सदनों की जो कुल संख्या का 10वां भाग सदन में किसी बैठक के शुरू करने के लिए निजी सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति या गौरम कहते हैं। भारत में गणपूर्ति की संख्या 10% रखा गया है, तो 1/10 आपके ऑप्शन में होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोकसभा में गणपूर्ति 55 सदस्यों से और राज्यसभा में 25 सदस्यों से होती है। तो भारतीय लोकसभा में आपका कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो 545 है। 545 को दोस्तों आपका 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आसपास का जो संख्या होगा आपका 55 होगा। इसके अलावा राज्यसभा में आपका कितना संख्या है 240-45 है, उसको भी 10 से भाग कीजिएगा तो आपका 25 आपका निकल के आएगा, तो 1/10 है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो आपका संक्रामक रोग है, तो पहले हम जान लेते हैं संक्रामक रोग का। तो संक्रामक रोग किन्हें कहते हैं, तो वो रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों रोगाणुओं जैसे प्रोटोजुआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होता है उसे दोस्तों आपका संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है, जिस पर जैसे आपका मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया इत्यादि संक्रामक रोग का उदाहरण है। हालांकि आपके ऑप्शन में बुखार भी दिया गया था जो कि बुखार ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें संक्रामक रोग का तो छोटी मिट्टी, चेच, हैजा, डेंगू, जोश, सुजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सभी जो रोग है आपके संक्रामक रोग ही हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1951 और 52 में महिला उद्यमी का परसेंटेज शायद पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन क्लियर है, आप लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ये पूछा गया था आपका कि 2022 में खादी ग्राम उद्योग से कुछ संबंधित आपका प्रश्न आया था कि किसने चलाया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय MI मंत्री
श्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी उत्सव 2022 का प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। तो अगर ये होगा तो इसका राइट आंसर आपका नारायण राणे हो जाएगा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, एमएस मंत्री हैं। ठीक है।